नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मामा अर्थ आईपीओ के कुछ डिटेल्स के बारे में। आपने सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, ये आपको ये वीडियो देखने के बाद खुद डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मामा अर्थ एक पर्सनल केयर वाला बिजनेस है। ये अलग अलग टाइप के क्रीम्स, फेस वॉश, हेयर वॉश वगैरह बनाते हैं। इनका बिजनेस शुरू हुआ था 2016 में और इनका गोल ऐसा था कि हमको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिसमें टॉक्सिन्स ना हो, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके स्किन के लिए अच्छे हों। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। मैंने खुद ने मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, मुझे तो ये बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं लगे, मेरे स्किन को सूट नहीं किए। एंड नाउ दैट कैन बी अ पर्सनल थिंग, बट मेरे जो सारे दोस्त थे इनमें से भी बहुत से लोगों ने उसको यूज किया एंड दे डिड नॉट रियली लाइक इट। सो आई डोंट रियली नो कि ये अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं, लेकिन मामा अर्थ ने ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपए की सेल्स की है। कैसे? देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बता देता हूं कि ये पूरी तरह एक फैक्ट बेस्ड वीडियो है। मैं बस आपको जो सारे फैक्ट्स मैंने देखे, जो चीजें मुझे डेटा ने बताई, वो आपके सामने लाकर पेश कर रहा हूं। यहां पे मैं अपना ओपिनियन जब भी आपको बताऊंगा, मैं वो आपको डिस्टिंक्टली बोलूंगा कि ये मेरा ओपिनियन है। इन दी एंड आईपीओ अच्छा है नहीं अच्छा है वो आपका डिसीजन है। तो चलिए सबसे क्रिटिकल फैक्ट की बात करते हैं, जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। देखिए, सबसे रीसेंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मामा अर्थ ने 943 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया एंड दैट वाज डबल ऑफ लास्ट ईयर। लेकिन अगर आप मामा अर्थ के प्रॉफिट को देखोगे तो दैट इज जस्ट 14.4 करोड़। तो यहां पे जो आपको नेट मार्जिन मिलती है वो सिर्फ 1.5% की है। और यहां पे सबसे शॉकिंग चीज ये है कि मामा अर्थ के खुद के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से इन्होंने पिछले साल में 3958 इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया। इन्होंने 391 करोड़ स्पेंड किए मार्केटिंग के लिए। स्टार्टअप के पास जो डेटा होती है अपने पास्ट के बारे में, ये काफी इनसफिशिएंट होती है। मतलब मामा अर्थ 2016 में शुरू हुआ था, तो 2016 से 2022 में ये आईपीओ कर रहा है। इन माई ओपिनियन दिस इज एक्सट्रीमली अर्ली, क्योंकि देखिए आपके पास इतना सिग्निफिकेंट पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है देखने कि कंपनी ने एक्चुअली क्या किया था। क्योंकि देखिए, कंपनी के जो पहले 4-5 साल होते हैं ये बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज होता है। यहाँ पे कंपनी बहुत ज्यादा खर्च करती है, तो यहाँ पे आप एक्चुअली देख नहीं सकते कि जो कंपनी का बिजनेस है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है या नहीं। अगर आप मामा अर्थ के पिछले 3 सालों के एड स्पेंड भी देखोगे ना, वो भी सिमिलर है। दैट इज रफली 40 to 45% के बीच में ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इतना सारा खर्चा कंपनी को करना पड़ रहा है इतना कम रेवेन्यू कमाने, तो एक्चुअल में यहाँ पे एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब देखिए, मामा अर्थ की जो मैनेजमेंट है इन्होंने ऐसा कहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आईपीओ के बाद हमको और भी ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स ओपन करने हैं, क्योंकि इंडिया में जो सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, स्पेसिफिकली स्किन केयर और हेयर केयर के लिए, ये लोग एक्चुअली स्टोर में जाके खरीदते हैं, ऑनलाइन नहीं। तो इसीलिए मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस को बढ़ाएंगे तो इनकी मार्जिन्स भी इंप्रूव होगी और इनकी सेल्स भी। लेकिन अब देखिए, मैनेजमेंट को लगना और ग्राउंड रियलिटी, ये दो कंप्लीटली अलग चीजें। देखिए, मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैनेजमेंट एनालिसिस। और जब भी आप मैनेजमेंट को एनालाइज करते हो, सिंपल तरीका होता है, आपने देखना है कि मैनेजमेंट ने क्या प्रॉमिस किया है अपने फ्यूचर के लिए, और आपने सोचना है कि ये जो प्रॉमिसेस है ये रियलिस्टिक है या एम्बिशियस। तो अगर ये प्रॉमिस रियलिस्टिक हो, अब आप पास्ट में जाके देखते हो कि मैनेजमेंट ने पहले क्या प्रॉमिस किया था और क्या उस मैनेजमेंट ने एक्चुअली वो प्रॉमिस मीट किया। अब देखिए, एज आई सेड, मामा अर्थ स्टार्टअप है, हमारे पास इतना सारा डेटा ही नहीं है देखने को कि एक्चुअल में जो सारे इन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो मीट हुए या नहीं। और देखिए, इन माय ओपिनियन रेवेन्यू जो होता है ना, इसको मीट करना बहुत इजी होता है। अगर आप मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा करो तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। रेवेन्यू एज अ ड्राइवर बहुत ही सिंपल होता है, इसको ऊपर या नीचे करना। लेकिन इन दी एंड जो आपको ग्राउंड रियलिटी मिल रही है, कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है या नहीं, कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है या नहीं, ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। एंड एज आई सेड, हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अब तक हमने कुछ फैक्ट्स की बात की, अब बात करेंगे कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट्स के बारे में। आपको पता है कि वन ऑफ मामा अर्थ फाउंडर्स इज गजल अलग। ये शार्क टैंक पे एक शार्क थी, और शार्क टैंक एक ऐसा शो है जहां पे इन सारे शार्क्स ने आप सबको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि एक कंपनी का वैल्यूएशन उसके प्रॉफिट का 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रांटेड ये सारे रूल्स एक बहुत ही अर्ली स्टेज कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन चलिए अब मामा अर्थ के वैल्यूएशन की बात करते हैं। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को देखोगे, जो इंडिया में एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड वेटरन कंपनी है इन द एफएमसीजी सेक्टर, तो आपको पता चलेगा कि इनका वैल्यूएशन है 65 to 70 टाइम्स ऑफ देयर प्रॉफिट। और अगर हम एचयूएल की बात करें तो हम इसको एक एक्सपेंसिव परफॉर्मर की कैटेगरी में देखते हैं, यानी कि 65 to 70 टाइम्स प्रॉफिट थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन एचयूएल के जो रिजल्ट्स है, उनकी जो स्पीड है ग्रो करने की, वो इस चीज को जस्टिफाई करती है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। अब यही सेम
सेम मेट्रिक अगर आप मामा अर्थ के केस में देखोगे तो आपको रफली 1700x का मल्टीपल मिलेगा। यानी कि जो मामा अर्थ का प्रॉफिट था सबसे रिसेंट 14.4 करोड़, इसका 1700 टाइम्स जो वैल्यूएशन बनता है वो ये मांग रहे हैं, दैट इज 24,000 करोड़। यानी कि यहां पर हमको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि एक कंपनी जो 14 करोड़ रुपए कमाती है एक साल का, इसके लिए हमने 24,000 करोड़ रुपए भरने हैं। लेकिन अब आप जानते हो कि कोई भी आईपीओ जो होता है उसका लॉट साइज होता है रफली 15,000 रुपए का। लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपको एक भी रुपया दिए बिना मिल सकती है, वो है नीचे का सब्सक्राइब बटन, उसको दबा लो और आपको ऐसे ही वैल्यू एडिंग वीडियोस हफ्ते में 2 बार और हर एक दिन शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आयरनी ये है कि ये वही सेम लोग हैं जिन्होंने आम जनता को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि प्रॉफिट अगर 10 करोड़ है तो पूरा धंधा 30 करोड़ से सस्ता ही होना चाहिए। लेकिन जोक्स असाइड अब बात करेंगे आईपीओ के नेचर के बारे में, जो थोड़ा कंसर्निंग है। देखिए आईपीओ का जो साइज है ना वो 2400 करोड़ से 3000 करोड़ का कोट किया गया है। अब यहां पर अगर हम देखें तो इस पूरे अमाउंट का सिर्फ 400 करोड़ रुपया है एक फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मतलब 400 करोड़ रुपए से हम कंपनी चलाएंगे, हम इससे दुकान ओपन करेंगे, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करेंगे, व्हाटएवर। लेकिन जो बाकी के 2000 करोड़ है ये पूरी अमाउंट एक ऑफर फॉर सेल है। यानी कि कंपनी के जो अर्ली इन्वेस्टर्स है, फाउंडर्स है, ये पैसा उनके जेब में जा रहा है। अब देखिए जब आईपीओ की साइज छोटी होती है बात अलग होती है। अगर आईपीओ ही है 400 करोड़ का जहां पे 200 करोड़ के फाउंडर्स अपना शेयर्स बेच रहे हैं, बाकी 200 करोड़ से कंपनी चलाई जाएगी, बात अलग होती है। लेकिन यहां पर मेजॉरिटी जो है पूरे आईपीओ का, उससे फाउंडर्स ही अपना एग्जिट ले रहे हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे रहे हैं। और आपको पता है क्रेजी पार्ट क्या है? इन सारे फाउंडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स को पैसा आप देने वाले हो। एनीवे दोस्तों, अगर हम एक कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बिजनेस सेंसिबल होता है जब वो प्रॉफिट कमा रहा है और इस प्रॉफिट को एक अच्छे रेट पे ग्रो कर पा रहा है, सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर पा रहा है। सस्टेनेबल यानी कि अपने खर्चे को कम रख के, जब उस बिजनेस की मार्जिन अच्छी हैं, जब वो बिजनेस अच्छा खासा कैश जनरेट कर पा रहा है। लेकिन अगर ये सारे फैक्टर्स आपको क्लियरली एक अच्छा पैटर्न नहीं दिखा रहे तो शायद उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना आपके लिए अर्ली हो सकता है। एनीवे, मैं गलत हो सकता हूं, ये तो बस सारे थे मेरे ओपिनियंस। देखिए अगर आप मुझसे पूछो मैं इन्वेस्ट करूंगा या नहीं, मैं इन जनरल आईपीओस अवॉइड करता हूं। क्योंकि देखिए अगर आपको घर बेचना है तो घर का जो एक्चुअल भाव होता है आप उस भाव पे तो बेचोगे नहीं, महंगे में ही बेचने ट्राई करोगे। आईपीओ में भी सिमिलर चीज होती है, जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं थोड़ा महंगे में ही बेचने की कोशिश करते हैं। और अब देखिए आईपीओ वर्क करता है या नहीं, इसकी सारी एग्जांपल्स तो आपने पिछले 365 डेज में देखी ही है। पेटीएम का आईपीओ, एलआईसी का आईपीओ, पॉलिसी बाजार, इन सारी केसेस में आईपीओ काफी ओवरवैल्यूड था और मार्केट रिएक्शन के बाद बहुत से लोगों ने उसमें लॉसेस बनाए। और देखिए मैं गलत भी हो सकता हूं, आई होप दैट मैं गलत हूं। आज ये कंपनी 24,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर आईपीओ ला रही है, लेकिन व्हाट इफ ये कल को इतना पैसा बनाए, मार्केट लीडर बन जाए और कल को जाके इसकी वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ हो जाए। इन दैट केस आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज देखिए इन द एंड ये एक इंडियन कंपनी है। एंड एज ओवरवैल्यूड एज द आईपीओ माइट बी और एज स्कैरी एज द फैक्ट्स कैन बी, मैं तो यही चाहूंगा कि ये कंपनी सक्सीड करे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे मैं इन्वेस्ट करूंगा या नहीं, तो मेरे केस में द आंसर वुड बी अ नो। एनीवे, ये तो मेरा व्यू था। आपको क्या लगता है, आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे या नहीं? कमेंट्स में मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वैल्यू एडिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना।